नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मंथन स्टोरीज में। मैं प्रशांत चौधरी, मेरे साथ मेरे मित्र डेविड शर्मा। हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं एक सच्ची घटना के साथ। वो घटना जिसने पूरे देश को दहला दिया था, जब आतंकवादियों की गोलियों ने संसद की दीवारों को छलनी कर दिया था। तारीख 13 दिसंबर 2001। संसद में पोटो बिल पर बहस चल रही थी। पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में बिल पर बहस कर रहे थे। पोटो बिल यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी। जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पोटो बिल पर संसद में बहस चल रही थी, इस बात की कानो कान किसी को भी खबर नहीं थी। वह आतंकवाद दबे पांव संसद की दहलीज को पार कर चुका था। उस दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह हुई, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि 13 दिसंबर 2001 को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। संसद में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार बहस चल रही थी। बहस इतनी जोरदार थी कि संसद की कार्रवाई को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद की कार्रवाई के स्थगित होने के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और विपक्ष की सांसद सोनिया गांधी दोनों अपने काफिले के साथ अपने आवास की तरफ रवाना हो गए। उन दोनों के रवाना होते ही पार्लियामेंट्री कार्रवाई से ब्रेक लेकर के अन्य जो सांसद थे और जो सुरक्षा कर्मचारी थे वो बाहर आकर के धूप सेकने लगे, परिसर में टहलने लगे। समय था 11:20। तभी गेट नंबर 11 पर अचानक हलचल तेज होती है, क्योंकि उसी गेट से तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी को बाहर निकलना था। उनके सुरक्षा कर्मी और पुलिस अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। इस हलचल का फायदा उठाकर संसद भवन के अंदर एक सफेद एम्बेसडर कार दाखिल होती है, जिसका नंबर था DL3CJ1527 और वो कार काफी तेज रफ्तार से उपराष्ट्रपति जी की कार से जा टकराई। जैसे ही गाड़ी उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है, संसद भवन में हलचल मच जाती है। नाम था जगदीश प्रसाद यादव। उस सफेद एम्बेसडर कार का निहत्थे पीछा करते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, 5 आतंकवादी अपने नापाक इरादे लिए गाड़ी से बाहर उतरते हैं और उतरते ही जब तक सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मी वहां कुछ समझ पाते, AK-47 से गोलियों की बौछार शुरू कर देते। तभी JP यादव निहत्थे उन आतंकवादियों का सामना करते हैं और सामना करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तभी सभी आतंकवादी गेट नंबर 11 से गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गेट नंबर 9 वह गेट है जहां से भारत के प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर जाते हैं। संसद भवन को उड़ाने के उनके नापाक इरादों को सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। इस सब को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनसे मुठभेड़ के दौरान 3 अन्य पुलिसकर्मी गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। अब वक्त हो रहा था 11:35। बेशक देश के प्रधानमंत्री संसद भवन से जा चुके थे, लेकिन संसद भवन के अंदर अभी भी तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और उनके समेत 200 सांसद संसद भवन के अंदर मौजूद थे। संसद भवन के अंदर जहां पक्ष और विपक्ष की बहस अभी भी जारी थी, उनको इस बात की कानो कान बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि संसद के बाहर आतंकवाद का खूनी खेल खेला जा रहा है। अचानक संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी के कक्ष में टेलीफोन की आवाज सुनाई देती है। इस बातचीत के दौरान और उनके हाव भाव से पता चलता है कि बाहर से आ रही आवाज विरोधी सांसदों और पटाखों की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आतंकी हमले की और विस्फोट की है। जैसे ही आतंकी हमले की खबर संसद के अंदर फैलती है, वहां मौजूद देश के गृह मंत्री और अन्य अधिकारियों के बीच हलचल पैदा हो जाती है। सुरक्षाकर्मी अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके देश के गृह मंत्री को और अन्य सांसदों को संसद भवन के अंदर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं, लेकिन संसद भवन के बाहर मौजूद 5 आतंकी लगातार गेट नंबर 9 की तरफ भागे जा रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। तभी वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और गेट नंबर 9 के दरवाजों को बंद कर दिया। अब आतंकवादियों ने गेट नंबर 9 पर अपना कब्जा जमा लिया। वहां बैठकर वे लगातार AK-47 से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद हमारे सुरक्षाकर्मी उनसे लगातार टक्कर ले रहे थे। बहुत ही जल्दी उन्होंने उनका सामना करते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इसके बाद बाकी बचे 2 आतंकवादी लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन
चौथे आतंकवादी को भी सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। अब बचा हुआ एक आतंकवादी हड़बड़ाहट में गेट नंबर 1 की तरफ भाग रहा था और फायरिंग कर रहा था। गेट नंबर 1 वही गेट है जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार संसद भवन के अंदर जाते हैं। यह आतंकवादी, जिसकी पीठ पर तमाम गोला बारूदों से भरा हुआ एक बैग था और इसने अचानक अपने आप को एक मानव बम में तब्दील कर लिया था। और अचानक 5वां और आखिरी आतंकवादी गेट नंबर 1 के सामने जाकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते उसने अपने आप को उड़ा लिया। यह धमाका इतना भयंकर था कि उसके खून और मांस के टुकड़े संसद भवन की दीवारों पर चिपक गए थे। गेट नंबर 1 के सामने अचानक धुआं हो गया और जलते हुए बारूद और इंसानी शरीर की बदबू अचानक चारों तरफ फैल गई। लगभग 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले में हमारे सुरक्षा जवानों ने, पुलिस कर्मियों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। अब गोलियों और विस्फोटकों की आवाज के बाद एम्बुलेंस की आवाज पूरे परिसर में गूंजने लगी, क्योंकि इस हमले में लगभग 9 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें एक महिला कर्मी भी शामिल थी। इस आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको देश के लिए एक चुनौती बताया था। उन्होंने कहा था, उनका हमला केवल भवन पर हमला नहीं था, ये समूचे देश को एक चेतावनी थी। हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया था कि यह आतंकवादी हमला किसने किया था। आतंकवादियों के शवों और उनके पास मौजूद बैगों से कुछ सबूत मिले, कुछ सेलफोन्स मिले। उनसे यह पता लगाया गया कि यह नापाक साजिश पाकिस्तान की थी। दिल्ली पुलिस और उनकी स्पेशल सेल लगातार इस हमले की जांच कर रही थी और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड शामिल था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चला कि उसमें शामिल थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदस्य अफजल गुरु, उसका भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफसा गुरु, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा का प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी को, अफसा गुरु को बरी कर दिया गया, पर अफजल को मौत की सजा सुनाई गई। वहीं शौकत हुसैन को 10 साल की सख्त सजा सुनाई गई। अफजल गुरु को फांसी की सजा मिलते ही उनकी तरफ से एक दया याचिका भारत के राष्ट्रपति के पास दी गई, लेकिन भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तत्कालीन इस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब आया 9 फरवरी का वह दिन जब अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 5 बजे फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अफजल गुरु की फांसी से न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि आतंकवाद के सामने ना कभी भारत झुका था, ना झुका है और ना कभी झुकेगा। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। ऐसी और नई कहानियां और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए मंथन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।